हौज खास को तो जानते ही होंगे ना, दिल्ली की जानी मानी पॉश लोकेलिटी। लोग वहां महंगे रेस्टोरेंट, पब, पार्टीज के लिए जाते हैं, मगर मेरा दिल वहां की सड़कें नापता है अपने दोस्त के लिए, उसकी एक झलक के लिए। हितांश मेरा स्कूल फ्रेंड था। स्कूल के बाद हम हाई स्कूल में भी साथ ही जाने वाले थे। बहुत अच्छा लड़का था, बेहद खुश मिजाज, फन लविंग, पढ़ाई और स्पोर्ट्स दोनों में बेस्ट था। बड़ी गहरी दोस्ती थी हमारी, साथ खेलना, साथ पढ़ाई करना, मोहल्ले के नुक्कड़ पर खड़े होकर बर्फ के गोले खाना। मगर वो खुशनुमा लम्हे सिर्फ यादों में कैद होकर रह गए, क्योंकि तकरीबन 20 साल पहले हितांश एक दिन अचानक गायब हो गया था, ऐसी हौज खास की एक आलीशान कोठी से। कहां गया, कैसे गया, कुछ सुराग नहीं मिला। लोग कहते हैं मिलेगा भी नहीं, मगर मेरा दिल नहीं मानता। बार बार चला आता है इन सड़कों चौराहों की खाक छानने, इस उम्मीद में कि शायद कहीं किसी रोज फिर से मिल जाए, हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ और पीछे से मुझे पुकार ले। आज शाम अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा हो गया था। हवा तेज चलने लगी थी, जैसे तूफान आने वाला हो। मैं घर की ओर लौटने लगा, मगर चलते चलते मेरे कदम एक वीरान कोठी के सामने रुक गए। लग रहा था जैसे वहां सालों से किसी का बसेरा नहीं था। हां, यही तो है वो, अपने जमाने की बेहद खूबसूरत तिमंजिला आलीशान कोठी। यहीं तो रहा करता था मेरा दोस्त और उसके पेरेंट्स, अभय अंकल, कुसुम आंटी। हमारे फैमिली फ्रेंड्स थे, परफेक्ट फैमिली थी उनकी, वेल टू डू, सोशल, हेल्पफुल, खुशियों से भरी छोटी सी दुनिया थी उनकी। इसीलिए किसी की नजर लग गई शायद। इसी कोठी से गायब हुआ था हितांश। जमीन खा गई या आसमान निकल गया, कुछ पता नहीं चला, मगर वो फिर कभी नहीं मिला। मेरे पैर खुद ब खुद उस कोठी की ओर बढ़े चले। जंग लगे बड़े से लोहे के गेट पर कोई ताला नहीं लगा था। उसे धकेला तो वो चीखता हुआ खुल गया। कंपाउंड में बस कबूतर फड़फड़ा रहे थे। कोठी को पुलिस ने सील किया हुआ था। शायद कुछ और हादसे हुए हों। जगह जगह धूल, जाले, टूटे पत्ते, टहनियां पड़ी हुई थी। मैं वहां एक और बने छोटे से चबूतरे पर बैठ गया। कभी कितना सुंदर गार्डन हुआ करता था यहां। इस चबूतरे पर बड़ा सा स्टैचू खड़ा हुआ था। अभय अंकल सिंगापुर से लाए थे उसे। वाकई इस कोठी की हर चीज यूनिक थी। इटालियन मार्बल के फर्श, महंगी लाइटिंग, शानदार झूमर, सब कुछ एंटीक। एक बार अभय अंकल को अपने मेडिकल इक्विपमेंट के बिजनेस में बहुत फायदा हुआ था। बेतहाशा पैसा बरसा था। सोसाइटी में शो ऑफ की आदत भी थी उनकी। स्टेटस बढ़ाने के लिए बस खरीद ली साउथ दिल्ली की प्राइम लोकेशन पर यह वीरान बड़ी कोठी। कुछ वेलविशर थे जिन्होंने मना भी किया था कि इस प्रॉपर्टी पर पैसा मत लगाओ, ये ठीक नहीं है। अजब गजब किस्से सुनने को मिलते हैं, मगर वे नहीं माने। इतने पॉश एरिया में इतनी कम कीमत पर मिल रही प्रॉपर्टी कैसे छोड़ देते। बहुत पैसे खर्च किए थे इसके इंटीरियर पर, पूरी लुक ही बदल डाली थी। जो इस कोठी के सामने से गुजर जाता
पलट पलट कर देखता और जो एक बार अंदर आ जाता वाह भर कर लौटता। एक दिन कोठी के बाहर लाल टीका लगे कील चुभे कुछ नींबू पड़े मिले। मम्मा ने कुसुम आंटी को समझाया, तुम्हारी कोठी पर किसी की बुरी नजर है, शिफ्ट होने से पहले कोई पूजा पाठ हवन वगैरह करवा लो, कहीं कुछ बुरा हो गया तो। मगर वे ठहरे मॉडर्न लोग इन सब बातों में यकीन नहीं करते थे। हाउस वार्मिंग सेरेमनी की एक शानदार पार्टी की और हो गए शिफ्ट। हितांश भी बहुत खुश था, दोस्तों को बुलाकर नया घर, खासकर अपना कमरा दिखाता था जिसकी दीवारों पर पूरा अंतरिक्ष रंगा हुआ था, चांद, तारे, प्लैनेट्स, एस्ट्रोनॉट्स। एक दिन मैं भी आया था मगर ज्यादा देर बैठ नहीं पाया। बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही थी पूरे घर में। यार तेरे घर में अजीब सी स्मेल क्यों आ रही है? स्मेल? हाँ, जैसे किसी पुराने घटिया हॉस्पिटल में आती है। उस कोठी में हर वक्त फिनाइल जैसी तेज स्मेल आती थी। उसे तो शायद आदत पड़ गई थी मगर मेरा बैठना मुश्किल हो गया था। पहले पहल तो सबको यही लगा कि शिफ्ट करने से पहले कोठी की जो साफ सफाई हुई होगी उसी वजह से ये स्मेल आती होगी। मगर काफी दिनों की सफाई के बाद भी वो स्मेल बनी रही। धीरे धीरे घर वालों को उसकी आदत हो गई, जिसे कम करने के लिए वो रूम फ्रेशनर या अगरबत्ती का इस्तेमाल किया करते थे। कुछ वक्त के बाद एक और अजीब बात होने लगी। घर के फ्लोर पर यहां वहां कुछ छोटे छोटे टुकड़े बिखरे पड़े रहते, करीब 1-2 इंच के काले फत्ते सड़े हुए से टुकड़े, जैसे आधे जले हुए रबड़ के हों या किसी बेहद पुराने टायर के हिस्से, चिपचिपे से, बदबूदार। घर का नौकर भी उन्हें समेटते हुए परेशान हो गया था। वो कुसुम आंटी से शिकायत करने लगता, मैडम मैं इन टुकड़ों को नहीं उठा सकता, इन्हें हाथ में लेते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई सड़ा हुआ मीट छू लिया हो, बहुत देर तक मन खराब रहता है। एक बार कुसुम आंटी ने भी उन टुकड़ों को हाथ में उठाकर देखा। उनके हाथों में अजीब सी सिरहन हुई, बड़ा घिनौना एहसास था वो। उन्हें भी वैसा ही लगा जैसे उनके हाथ में रबड़ नहीं बल्कि सड़ा हुआ मांस का टुकड़ा रखा हो। उन्होंने चीख कर उसे खिड़की से दूर फेंक दिया। बहुत देर तक साबुन से हाथ धोती रही, फिर भी वो घिनौनी, चिकनी, चिपचिपाहट भरी फीलिंग, वो स्मेल हाथ से नहीं गई। बार बार घर साफ किया जाता, फिर भी वो अजीब टुकड़े कहीं ना कहीं से वापस आ ही जाते, कभी किसी कमरे में, कभी गार्डन में, और एक दिन तो खाने की प्लेट में भी। अभय अंकल बिजनेस के सिलसिले में इंडिया से बाहर गए हुए थे। ये सब उनके पीछे हो रहा था। आंटी उन्हें फोन पर जब कुछ बताती तो वो उसे कैजुअली लेते, मगर आंटी का डर बढ़ता चला जा रहा था। वो समझ चुकी थी कि यहां कुछ तो है जो ठीक नहीं है। कोठी के ग्राउंड फ्लोर पर एक गेस्ट रूम था जिसका बाथरूम शिफ्ट होने के बाद ज्यादा नहीं खुला था। एक दिन आंटी ने नौकर को उसकी सफाई करने को कहा। वो बाथरूम में गया तो हैरान रह गया। बहुत दिनों के बाद खुला था, फिर भी ऐसे गीला था जैसे कोई अभी अभी यूज करके गया। उसने सोचा शायद पाइप फिटिंग में कोई लीकेज वगैरह है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। टॉयलेट के पॉट के अंदर का पानी काला और बदबूदार था, जिसके ऊपर अजीब से गंदे टुकड़े तैर रहे थे। नौकर ने ध्यान से देखा तो वही थे, रबड़ के घिनौने टुकड़े। वो घबरा कर पीछे हटा तो लड़खड़ा गया। संभलने को बाथरूम की दीवार थामी, मगर उसे छूते ही सहम कर हाथ पीछे हटा लिया।
लगा जैसे कोई घिनौनी चिपचिपी सी चीज छू ली हो। हथेली पर भी जलन सी महसूस होने लगी। कुछ दिख नहीं रहा था कि क्या है। दीवारें तो एकदम साफ थी मगर एहसास वही था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। खौफ माथे पर पसीना बन के बहने लगा। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे दर्द में तड़पते छोटे बच्चों की चीख हो। नौकर डर से थर थर कांपने लगा। उसने ध्यान से सुना। आवाजें टॉयलेट के पॉट के अंदर से आ रही थी। नौकर झाड़ू, पोछा, ब्रश सब छोड़ छाड़ कर चीखते हुए बाहर भागा, उस कोठी के बाहर, और फिर कभी नहीं लौटा। कुसुम आंटी ने अभय अंकल को फोन पर सारी बातें बताई तो उन्होंने इतना ही कहा, मेरे आने तक बाथरूम बंद रखना, आकर देखता हूं क्या चल रहा है वहां। उन दिनों मैं स्कूल में नोटिस कर रहा था कि हितांश में भी अजीब से चेंजेस आ रहे थे। हर वक्त चेहरा बुझा बुझा सा रहता, बात बात पर सहम जाता, हमेशा खोया सा रहता। उससे कोई कुछ पूछता तो टाल जाता, मगर मुझे सब पता था। कहता, यार आजकल मैं ठीक से सो नहीं पाता। मेरे कमरे के पीछे जो आंगन है ना, वहां रात में कुछ छोटी छोटी लड़कियां चलती हुई दिखती हैं, जैसे कुछ ढूंढ रही। कभी कभी जमीन खोदती हैं, जैसे वहां उनका कुछ गड़ा हो। मैं चुप रहता। उसे क्या तसल्ली देता जब मैं खुद ही कुछ समझ नहीं पा रहा था। उस रात मैंने अपने पेरेंट्स को भी अभय अंकल के बारे में बात करते सुना। पापा कह रहे थे, अभय को किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा, उसे कुछ फॉल्स इल्यूशंस हो रहे हैं। कोठी में शिफ्ट होने के बाद कहता था, रात को ऐसा लगता है गार्डन में कुछ लड़कियां घूम रही हैं। अब कहने लगा है कि वो दिखती भी हैं, कभी वे घर की घंटी बजाती हैं और किसी शुक्ला के बारे में पूछती हैं, कभी बिना कुछ बोले चली जाती हैं। रात को भी बच्चों को रोने की आवाज सुनाई देती है। बड़ा खोया खोया सा रहने लगा है। वहीं मम्मी कह रही थी, ये रोग डॉक्टर के बस की बात नहीं है। मैं तो देखते ही समझ गई थी कि उस कोठी पर कोई रूहानी या ऊपरी असर है। वहां जाते ही मुझे तो बड़ी घबराहट होने लगती है, धड़कनें बढ़ जाती हैं। कुछ तो भूत प्रेत टोने टोटके का चक्कर है वहां, वरना यूं ही ऐसी कोठी कौड़ियों के दाम कोई ना बेचता। मुझे नहीं पता था क्या सच है क्या झूठ। मुझे तो बस अपने दोस्त के लिए फिक्र हो रही थी और पापा को अपने दोस्त की। उन्होंने तो अभय अंकल का केस कुछ डॉक्टर फ्रेंड से डिस्कस भी किया था। उस दिन के बाद हितांश स्कूल नहीं आया। पता चला वो मिसिंग है, कहीं नहीं मिल रहा था। मम्मा पापा और उनके एक फ्रेंड डॉक्टर नीलेश अभय अंकल की कोठी पर पहुंचे। अंकल आंटी रो रो कर बेहाल थे। उन्होंने बताया कि हितांश को आखिरी बार कोठी में नीचे खेलते हुए देखा था। वो एक दोस्त के साथ खेल रहा था। उसे बाथरूम जाना था तो जल्दी जल्दी में नीचे वाले बंद पड़े बाथरूम में ही चला गया और फिर वहां से वापस नहीं लौटा। उसका दोस्त बाहर इंतजार करता रहा। देर होने पर बाथरूम का दरवाजा खटखटाया भी, मगर कोई जवाब नहीं मिला। फिर उसने कुसुम आंटी को बुलाया। उन्हें लगा हितांश शायद अंदर बेहोश हो गया है। कुछ लोगों की मदद से बाथरूम का दरवाजा तोड़ा तो देखा हितांश कहीं नहीं था। सब हैरान रह गए थे। बाथरूम की जालीदार खिड़कियां काफी ऊपर थीं और छोटी भी। वहां से वो निकल नहीं सकता था। सीसीटीवी कैमरा में भी हितांश बाथरूम जाते तो दिखा, मगर निकलते नहीं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था।
कहां चला गया था, कैसे चला गया था। अजीब मिस्ट्री थी जिसे कोई सुलझा नहीं पा रहा था। मम्मा भी रो रो कर कह रही थी, मैंने कहा था कुछ ऊपरी हवा का चक्कर है यहाँ, कुछ भी अनहोनी हो सकती है, मगर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। तभी डॉक्टर नीलेश की नजर बाथरूम में पड़े कुछ काले टुकड़ों पर पड़ी। वही अजीब घिनौने चिपचिपे बदबूदार टुकड़े। वो उन्हें ध्यान से देखने लगी। एक टुकड़े को हाथ में उठाकर नजदीक से देखा तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। ये यहां कैसे? वो हड़बड़ा गए। डॉक्टर नीलेश, क्या है ये? ऐसे रबड़ के टुकड़े इस घर में रोज पड़े मिलते हैं। ये रबड़ नहीं है मिस्टर अभय, ये अम्बिलिकल कॉर्ड यानी गर्भनाल के टुकड़े हैं, मगर बहुत पुराने, जैसे सालों पहले काटे गए हों। इसकी स्मेल भी ऐसी है जैसे ऑपरेशन थिएटर से आती है। दवा, इंसान के मांस, खून की मिली जुली स्मेल। यहां क्या था पहले? कोई हॉस्पिटल था क्या? डॉक्टर नीलेश ने जो सवाल खड़ा किया था, बहुत पूछताछ के बाद जब उसका जवाब सामने आया तो सबके होश उड़ गए। पता चला ये कोठी पहले एक इलीगल अबॉर्शन क्लिनिक हुआ करती थी जो शुक्ला नाम का कोई आदमी चलाता था। जहां इलीगल अबॉर्शन और डिलीवरी कराई जाती थी। यहां न जाने कितने ही बच्चों को पैदा होने से पहले और कुछ को पैदा होने के बाद मार दिया गया था। साथ ही यहीं दफन भी कर दिया गया। कुछ को आगे गार्डन में, कुछ को पीछे आंगन में और कुछ को तो टुकड़े करके टॉयलेट में फ्लश कर दिया गया था। बहुत से लोगों को उस कोठी के अंदर से कभी चीखें सुनाई देती तो कभी बच्चों की, लड़कियों की रूहें दिखाई देती। वो कोठी हॉन्टेड थी जो उन्हें धोखे से किसी ने बेच दी। जरूर हितांश को भी वो रूहें अपने साथ ले गई, ऐसा लोग कहने लगे थे, मगर मैं नहीं मानता था। हितांश को बहुत खोजने के बाद वह अंकल भी टूट गए थे। वो लोग वहां से शिफ्ट हो गए। उन्होंने ये शहर भी बदल दिया जो उनके बेटे को खा गया। मैं जहां बैठा था वहां से उस बाथरूम की वो छोटी सी खिड़की नजर आ रही थी। मैं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा, थोड़ा करीब गया। जिस्म में खौफनाक सिरहन सी होने लगी मुझे, जैसे कोई ठंडी हवा बदन से होकर गुजरी हो। मैं लौटने को मुड़ गया। तभी पीछे से कानों में एक चीख आती सुनाई दी। हितांश की चीख। वो मुझे पुकार रहा था। उसी बाथरूम के टॉयलेट के पॉट में से जहां वो बरसों से गायब